गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज की पाठ 12 गद्य खंड का पाठ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ। इनका जन्म हुआ 1864 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1938 ईस्वी में। इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में सन 1864 में हुआ। इनके पिता पंडित रामसाई दुबे कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय बाद रेलवे से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। 1938 ईस्वी में इनका निधन हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में वो उभर कर सामने आए। 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती का संपादन किया था एवं हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर किए। व्याकरण के बारे में बताया और वर्तनी जो होती है हिंदी वर्तनी, इनके नियम इन्होंने स्थिर किए। नए नियम बनाए और एक स्थिर नियम बनाए जो फिक्स थे, उन करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का जो है इन्होंने उनके बारे में लिखा। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान यानी सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली का जो भाषा है हमारी, वो काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक एवं विवेक सम्मत परंपरा का समर्थन किया तथा रूढ़ियों का विरोध किया। जो हमारे प्राचीन भारत में जो रूढ़ियाँ थी, बाएं आडंबर थे, पुराने ऐसे नियम थे जिनका कोई मतलब नहीं था, उनका इन्होंने विरोध किया। इनके लेखन में सरलता है, सुबोधता है, सरल है, बिल्कुल सुबोध है, आसानी से समझ में आने वाले हैं एवं परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। इनकी प्रमुख रचना काव्य मंजूषा, सुमन, अबला, विलाप, कान्य कुब्ज, कविता कलाप, ये इनके काव्य संग्रह हैं। अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, ये इनके गद्य संग्रह हैं। अनुदित रचनाएं हैं जो इन्होंने दूसरी भाषा में थी, उसका हिंदी भाषा में उसका अनुवाद किया था, जिसमें विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिनी पद्य में है, भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संगार, बेकन विचार, रत्नावली, स्वाधीनता, ये इनका गद्य में है, यानी दूसरी भाषा में लिखे हुए थे। इन्होंने उसको खड़ी बोली हिंदी में उनका अनुवाद किया और फिर हमारे सामने उनका प्रकाशन करवाया। अब हम बात करते हैं पाठ परिचय की। हमारा जो ये पाठ है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यानी स्त्री शिक्षा के जो विरोधी है लोग, जो लोग उनके बारे में तर्क देते हैं, उनका किस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ के माध्यम से उनका जो है खंडन किया है और उनके तर्कों का विरोध किया है। प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। ये निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही है महिलाएं। आज हम देखते हैं, आप भी देखते हो, आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज हर क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान का हो, सरकारी सेवा का क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, व्यापार वाणिज्य में आप देख लो, तो जो लड़के हैं वो लड़कों से कहीं ना कहीं आगे ही हैं, उनसे पीछे नहीं हैं और कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण कर रही है और विकास में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद में आज ये स्थिति बनी हुई है कि आज महिलाओं को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। पहले जो है महिलाओं को केवल एक गृहिणी के रूप में घर पर काम करना होता था, केवल उनको बच्चों को पालने के लिए या घर का काम करने के लिए समझा जाता था। इसके अलावा उनको ज़्यादा जो है आगे उनको दूसरे क्षेत्र में ज़्यादा मौके नहीं दिए जाते थे।
ठीक है, तो ये पाठ इसी के बारे में है। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच को अकाट्य तर्कों, अकाट्य यानी जिसकी कोई काट नहीं हो, उन तर्कों के माध्यम से नए सिरे से खारिज करता है। तो ये जो दकियानुसी सोच है, ये जो है छोटी सोच वाले लोग आज भी ये समझते हैं कि महिलाएं इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकती, या महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं ये नहीं कर सकती, क्योंकि अभी जो है 2021 से 2020 चल रहा है, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं पुरुषों से पीछे हो। साथ ही इसमें दकियानुसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधा अनुकरण के बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है। एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि किस प्रकार जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने तर्कों के माध्यम से स्त्री शिक्षा के जो विरोधी हैं, जो स्त्री शिक्षा को गलत मानते हैं, उनका किस प्रकार उन्होंने विरोध किया है, किस प्रकार उन्होंने उनका खंडन किया है। आगे देखिए, पाठ के बारे में बात कर लें हम। पहले पाठ के बारे में यही है, स्त्री शिक्षा के बारे में बताया गया है, और स्त्री शिक्षा के जो विरोधी लोग हैं, जो कुतर्क देते हैं, उनका खंडन किया है। हाँ, पाठ में देखिए, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर स्त्रियां पढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, तो उनके घर के सुख का नाश हो जाएगा। और लोग ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य में परिचय रखते हैं, जिनका पैसा, जिनका व्यापार कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। अब उनकी दलीलें सुन लीजिए। अब आप भी देखिए उनकी दलीलें, यानी जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वो क्या क्या दलीलें देते हैं, अपने बात को रखने के लिए किस किस चीज़ की वो जो है साथ देते हैं, किस प्रकार के तर्क देते हैं, उसके बारे में। पहला तर्क देखिए उनका, पहली दलील, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से ऐपड़ों की भाषा में बात कराई गई है। ऐपड़ यानी यहाँ पे ऐपड़ का मतलब है अनपढ़। संस्कृत जितने भी कवि थे तो जो उनके नाटक थे, जब हम बात करते हैं सबसे बड़े संस्कृत के महान कवि कालिदास हुए थे, उनके नाटक संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अनपढ़ों की भाषा में बात कराई है, यानी उनका जो संवाद है वो ऐसे है अनपढ़ जैसे। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी, होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर मिलती, एक नियमबद्ध प्रणाली मिलती, लेकिन जानबूझकर ऐसा किया जाता था कि उनकी भाषा ऐसी होती थी जो गंवारू भाषा होती थी, या ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाने वाली अनपढ़ के रूप में उनकी भाषा होती थी। दूसरा, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी, इस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। दूसरी दलील है इनकी, शकुंतला थी तो देखो शकुंतला के बाद साथ जो उदाहरण दिया है इसमें कि वो जो है इतनी कम पढ़ी लिखी थी कि वो केवल एक श्लोक लिख सकी थी, और उसके बाद में भी उस श्लोक ने भी उसे ऐसा लिखा कि कम शिक्षा के कारण वो जो है इस पढ़ाई का दुष्परिणाम था। जो कटु वाक्य उसने दुष्यंत को कहे, शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। दुष्यंत और शकुंतला जो है, दुष्यंत ने शकुंतला से शादी करी थी, बाद में उनको छोड़ दिया था, तो इस कारण ये जो है कही बात है। तीसरा, जिस भाषा में शकुंतला ने जो श्लोक रचा था वह अनपढ़ यानी ऐपढ़ यानी अनपढ़ की भाषा थी, अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अनपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को जो है बर्बाद करना है। ये उनकी तीसरी दलील है कि शकुंतला जो थी अनपढ़ थी और उसने जो श्लोक रचा था वो भी अनपढ़ की भाषा में रचा था, तो ठीक है ना। तो नागरिकों की भाषा दूर की बात रही, अनपढ़ गंवारों की सी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को क्या करना है, बर्बाद करना है। आगे बात करते हैं हम। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है, उपेक्षा करना है, उनका तिरस्कार करना ही है। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके ऐपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अगर नाटक में अगर मान लो
जो संस्कृत में लिखे हुए नाटक है और कोई भी स्त्री अगर प्राकृत भाषा में बात कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ थी, ज़रूरी नहीं है प्राकृत भाषा में बोलना। आज अगर हम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, आज हम पढ़े लिखे होते हैं, घर पे अगर हम मारवाड़ी बोलते हैं, स्कूल में हिंदी बोलते हैं, कई तो अगर घर पे मारवाड़ी बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अनपढ़ है, क्योंकि जो जैसी भाषा होती है उस समय की जो भाषा हम बोलचाल की जो भाषा होती है वही बोली जाती है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। ये हो सकता है मान लो उनको संस्कृत नहीं आती होगी और उस समय जो है क्षेत्रीय भाषा या वहाँ अपने आसपास की जो वातावरण की जो वो भाषा थी प्राकृत भाषा होगी तो वो प्राकृत भाषा ही बोलेगी। संस्कृत न बोल न सकना अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, नहीं गंवार होने का। अच्छा तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी बताइए? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? वो अच्छी संस्कृत नहीं बोलती थी क्या? अच्छी संस्कृत बोलती थी। भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस ज़माने के हैं उस ज़माने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। भवभूति की बात करते हैं, कालिदास के नाटकों की बात करते हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा, तो ये ज़रूरी तो नहीं था कि शिक्षित जो था केवल वही संस्कृत बोलता था। क्यों? बाकी भी तो बोलते होंगे। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करे। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं द्विवेदी जी, अगर पहले हमें ये प्रमाण दो, अगर ये प्रमाण कोई देता है या कोई लेता है तो फिर हम स्त्रियों को अनपढ़ मान सकते हैं। अन्यथा प्राकृत जो है संस्कृत भाषा कालीन जितने भी कवि थे उस समय अगर महिलाएं संस्कृत नहीं बोलती थी और प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ थी, ठीक है ना। तो इसका क्या सबूत है कि उस ज़माने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते हैं? अगर प्राकृत भाषा उस समय प्रचलित भाषा नहीं होती, लेखक कहते हैं, तो बौद्ध ग्रंथ आप देख लो, जैन ग्रंथ देख लो, हजारों ग्रंथ है कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो ये कोई जो है प्रमुख सबूत नहीं है कि संस्कृत बोलने वाला ही जो है शिक्षित था या पढ़ा लिखा था और जो संस्कृत नहीं बोलता था तो उसको हम अनपढ़ मान ले, ये चीज़ गलत है, ठीक है। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा नहीं होती मान लो तो जैन बौद्ध जो इतने ग्रंथ लिखे गए क्यों लिखे गए, किस ग्रंथ में लिखे गए? और भगवान बौद्धों के जो त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस ज़माने में प्राकृतिक सर्वसाधारण की भाषा थी। सर्वसाधारण जो है आमजन थे उनकी भाषा प्राकृत थी। केवल ये माना जा सकता है जो रचनाकार थे, जो रचनाएं लिखते थे वो संस्कृत भाषा में लिखते होंगे, जबकि ये भी नहीं है कि प्राकृत में नहीं लिखे जाते थे, प्राकृत भाषा में भी रचनाएँ लिखी जाती थी। जैन धर्म की जो जितने भी ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अतएव मानना पड़ता है प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है कि कोई अगर प्राकृत बोल रहा है या प्राकृत लिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनपढ़ था या अशिक्षित था। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, यदि वे अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक उस ज़माने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। सही बात है। अगर मान लो जो इतने जो ग्रंथ लिखे हुए हैं अगर वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, अगर वो अनपढ़ होते, गंवार होते तो फिर हिंदी की भी बात करते तो हिंदी को ही समझ लो, हिंदी को पढ़ाने वाला या अखबार का कोई संपादक है तो वो भी अनपढ़ होगा, वो भी गंवार होगा, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार में लिखता है। वर्तमान में है, अगर हिंदी है अब हिंदी में लिखेगा, ठीक है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत है। सोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस ज़माने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस ज़माने के लोग उसी तरह से सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस ज़माने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, ये बात कैसे मानी जा सकती है? भाई यहाँ पे लेखक ने कहा अगर प्राकृत होना या प्राकृत बोलना या प्राकृत लिखना अनपढ़ होने का सबूत कैसे हो सकता है कि उस समय अगर संस्कृत रचनाएं लिखी जाती थी तो प्राकृत भाषा भी उस समय चल रही थी। अभी आज जैसे हिंदी है तो अखबार का संपादक हिंदी में लिखेगा तो हिंदी की भाषा प्रचलन है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंग्लिश में लिखे तो उनको जो है सभ्य माना जाएगा या उनको शिक्षित माना जाएगा, वो जो हिंदी में लिख रहा है उनको अनपढ़ माना जाएगा, गंवार माना जाएगा। ये बात नहीं मानी जा सकती है। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी।
चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलने या बोल सकते थे। उस समय जब आचार्य जो थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, तो उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी, प्राकृत भाषा थी, तो वो प्राकृत भाषा ही बोलेंगे, प्राकृत भाषा ही लिखेंगे। चुने हुए कुछ लोग संस्कृत बोलते या बोल सकते थे, इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों और स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। उन्होंने नियम कर रखा होगा कि भाई उनकी भाषा जो है वो संस्कृत होगी और दूसरे लोगों की, स्त्रियों की जो भाषा थी उनको प्राकृत जानबूझ के रखा जाता था। तो इससे ये नहीं माना जा सकता, कदापि भी ये नहीं माना जाएगा कि जो प्राकृत बोल रहा था उसे हम अनपढ़ नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो स्त्री शिक्षा के विरोधी जो समर्थक है उनके कुतर्कों का खंडन किया है और ये बताने की कोशिश की है कि स्त्रियां उस समय भी बढ़ती थी, तो कोई भी जो है उनका विरोध करता है तो उनका विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में अगला जो पार्ट है वो आपका दूसरे जो वीडियो में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।